हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेक और बाय डिसीजन क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में नहीं तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, मेक का मतलब होता है बनाना और बाय का मतलब होता है परचेस करना। इसका मतलब है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट में जो जो पार्ट पुर्जा लग रहा है उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो अपने इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी और उसमें से कौन सा पार्ट जो है वह सप्लायर से या दूसरे इंडस्ट्रीज से परचेस करेगी। इसी को हम लोग मेक और बाय डिसीजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर टाटा कंपनी का एग्जांपल ले तो टाटा बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम उसके ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में डिस्कशन करें कि अगर टाटा कोई कार बना रही है तो कार उसके लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब उस कार को बनाने के लिए उसको बहुत सारा कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, तो कौन सा कंपोनेंट वो अपने टाटा के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करती है उसको कहते हैं मेक। और कौन कौन सा उसमें जो पार्ट पुर्जा है वो दूसरे सप्लायर से दूसरे इंडस्ट्री से खरीद लेती है उसको कहते हैं बाय। तो आई होप आपको मेक और बाय अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें से पहले ये आपको डिसीजन लेना होगा कि हमको इसमें से कौन सा पार्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाना, अपने फैक्ट्री के अंदर बनाना है और कौन सा पार्ट्स हमको बाहर से खरीदना है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि अगर कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, तो जो भी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है वो उस कंप्यूटर में जितना भी कंपोनेंट लगता है वो सारा का सारा कंपोनेंट क्या करती है, अपने से मैन्युफैक्चर नहीं करती है। वो क्या करती है, दूसरे दूसरे सप्लायर से मैक्सिमम पार्ट खरीद लेती है, कुछ कंपोनेंट अपना बनाती है और फाइनली उसको असेंबल करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेच देती है। बात समझ में आ गया? तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जिसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा पार्ट अपने फैक्ट्री के अंदर बनाना है और कौन सा पार्ट आपको सप्लायर से खरीद लेना है। क्लियर एकदम हो रहा है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मैक्सिमम जो कंपनी है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सारा का सारा पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद से नहीं करती है। ठीक है, दे यूजुअली परचेज सम पार्ट्स फ्रॉम द आउटसाइडर सप्लायर, जिसमें कि बहुत सारा जो पार्ट होता है वो दूसरे सप्लायर से ही खरीद लिया जाता है। एंड सम ऑफ द कंपोनेंट आर प्रोड्यूस इंटरनली, और कुछ उसमें से जो पार्ट होता है वो अपने फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। दैट इज द मेक और बाय डिसीजन इज द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम इंटरनली और बाइंग इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। मतलब मेक और बाय डिसीजन क्या है, एक तरह का काम है। मतलब जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है जिसमें मैनेजर सब आता है वो क्या करता है, मेंटल एक्टिविटी करता है, मेंटल डिसाइड करता है कि हमको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट अपने इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर करना है और कौन सा प्रोडक्ट हमको बाहर से परचेस कर लेना है। एकदम क्लियर हो रहा है डिफिनेशन? अब कह रहा है कि द मेक और बाय डिसीजन बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि द डिसीजन ऑफ मेक और बाय डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है वॉल्यूम रिक्वायर्ड। वॉल्यूम रिक्वायर्ड का मतलब है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज के अंदर वो कितने क्वांटिटी में करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी कार बना रही है तो हमको 100 कार बनाना है कि 500 कार बनाना है कि 1000 कार बनाना है कि 10,000 कार बनाना है, उसके हिसाब से डिसाइडिंग होगा कि उसमें जो कंपोनेंट है उसमें से मैक्सिमम कंपोनेंट हमको परचेज करना है कि उसको मेक करना है। बात समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड समझ में आ गया कि क्वांटिटी कितना होगा उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक एडवांटेज। अब ये भी देख लेना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट लग रहा है उसको बनाने में हमको कितना खर्च आ रहा है और मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट अगर है तो उसको हमको मंगाने में कितना खर्च लग रहा है। अगर दिख रहा है कि मार्केट में ही हमको सस्ता मिल जा रहा है तो आप उसका मैन्युफैक्चर नहीं कीजिए। तो ये कंपेयरिंग करेंगे कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है और हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें प्राइस का कितना डिफरेंस है। अगर स्लाइटली डिफरेंस होगा तो आप आंख मूंद के क्या कीजिए, सप्लायर से मतलब दूसरे इंडस्ट्री से उसको
खरीद लीजिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप एग्जाम्पल से नोटिस करेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती है, आपको बताए भी थे कि वो क्या करती है, अपना कोई कोई कंपनी अपना बॉडी बनाई, कोई कंपनी अपना इंजन बनाई, पर मैक्सिमम पार्ट वो क्या करती है, दूसरे दूसरे जो एक्सपर्ट होता है मैन्युफैक्चरर उस पार्ट का, उस कंपोनेंट का, उससे खरीद लेती है। जैसे आपको बताए थे कि मैक्सिमम जो कंपनी है वो टायर क्या करती है, वैसे इंडस्ट्री से खरीदती है जो टायर का एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरर है। जैसे एमआरएफ से खरीद ली, तो वहां पर यही देखना है कि अगर हमको टायर बनाने में 10,000 का खर्च आ रहा है और मार्केट में वो हमको 9,000 में मिल जा रहा है, तो वहां स्मार्टनेस यही होता है कि आप उसका मैन्युफैक्चर ना करके उसको आप बाहर से ही परचेस कर लिए। तो ये इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एडवांटेज। आपको कंपेयर कर लेना है कि बाहर से अगर हम परचेस करेंगे तो उसका कॉस्ट, और जो अंदर में हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उसका कॉस्ट में अगर डिफरेंस जिसमें कम होगा, आप वो काम कर लीजिए। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका लाइफ कैसा है। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट का लाइफ एवरेज है और सस्ता है और नंबर ऑफ क्वांटिटी कम है, तो आप उसका मैन्युफैक्चर मत कीजिए, उसको सप्लायर से परचेस कर लीजिए। ठीक है। फिर क्वालिटी कंसिडरेशन, देख लीजिए कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट में जो जो कंपोनेंट लगेगा, अगर मार्केट में उसका जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका क्वालिटी सुपीरियर नहीं है, तब आप अपने यहां उसको मैन्युफैक्चर कीजिए। नहीं तो अगर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सप्लायर से ही उसको मैन्युफैक्चर करवा लीजिए या परचेस कर लीजिए। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। फिर डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी, जैसे बहुत सारा अपने वर्ल्ड में, इंडिया में ऐसा कंपनी है जो नट बोल्ट बनाता है, वो स्पेशलिस्ट है नट बोल्ट बनाने के लिए, वाशर बनाने के लिए, बॉल बेयरिंग के लिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट दूसरा सप्लायर मतलब दूसरा इंडस्ट्रीज बेस्ट है, स्पेशलिस्ट है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसी से परचेस कर लेंगे, ना कि अपने यहां उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। फिर है डिग्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन। अब आपको क्या बताया कि जो टायर बनाने वाली कंपनी है, जैसे आपको बताए थे कि एमआरएफ कंपनी जो है वो बेस्ट टायर बनाती है, तो वो जो टायर है वो एक दिन पहले तो नहीं बनाई होगी, उसके लिए उसका कितना रिसर्च टीम काम करता होगा, उसमें जो नया नया टेक्निक यूज करके वो टायर बना रहा है उसका क्वालिटी काफी सुपीरियर होगा। तो आप अपने इंडस्ट्रीज में अगर टायर बनाते हैं तो ये तो क्लियर है कि वो कंपनी कितने रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट को बनाई होगी, तो आपको उस तरह का क्वालिटी कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, वैसे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को ये बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलाइजेशन रखता हो, ना कि अपने इंडस्ट्रीज में उसको बनाइए। फिर इमरजेंसी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में बहुत सारा कंपोनेंट लग रहा है, और अगर कंपोनेंट का संख्या मान लीजिए कम हो जा रहा है, घट रहा है, तो उस समय आप उसको मैन्युफैक्चर मत कीजिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रोसेस टाइम लगेगा और तब तक आपका प्रोडक्ट डिले हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, मतलब उस कंपोनेंट को खरीद लीजिए। तो अगर इमरजेंसी का कंडीशन है, जैसे जरूरत पड़ा, तो वहां पर मैन्युफैक्चर मत कीजिए, फटाक जाके क्या कीजिए, मार्केट से उसको परचेस कर लीजिए। ठीक है। फिर सीजनल वेरिएशन, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है ना वो सीजन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर रेनी सीजन होगा तो छाता का बहुत ज्यादा जरूरत हो रहा है, तो कोई कंपनी अगर अम्ब्रेला बना रही है, अगर उसको डिमांड ज्यादा आ जा रहा है तो उस जगह वो क्या करेगी, दूसरे कंपनी से अम्ब्रेला खरीद के वो जितना सप्लायर मतलब जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगी। तो कुछ प्रोडक्ट जो होता है सीजन के आधार पर भी डिसाइड होता है। और उसके बाद है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। अब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारा कंपोनेंट का जरूरत पड़ा, तो हम जिस कंपनी को उसका टेंडर दिए, जिसको हम लोग वेंडर कंपनी कहते हैं, तो वो कंपनी अगर हमको टाइमली वो प्रोडक्ट दे देती है, मतलब वो कंपोनेंट दे देती है, तो कोई इशू नहीं है, मत बनाइए। पर अगर आपका सप्लायर भरोसेमंद नहीं है, हो सकता है आपको जरूरत हो 10 दिन के बाद और आप ऑर्डर भी डाल दिए और वो 1 महीना के बाद दे रहा है, तो आपका पूरा प्रोडक्शन जो है डिले हो सकता है। तो ये भी देख लिए कि आपका जो सप्लायर है वो भरोसेमंद है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर लीजिए।
तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आएगा तो बस आप डिफिनीशन और उसके पॉइंट को लिख देंगे, पर अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके पूरे पार्ट को जो है डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, मतलब कितना क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो क्या कह रहा है कि when only few यूनिट आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर हमको कुछ ही पार्ट का जरूरत होगा, इट मे बी मोर इकोनॉमिकल टू परचेज देम, तो सबसे आसान है, सबसे सस्ता है कि आप उसको परचेज ही कर लीजिए। क्यों? देखिए, अगर आपको वॉल्यूम कम चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको परचेज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सबसे पहला आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारा मशीन लगाना पड़ेगा, बहुत सारा स्किल पर्सन को रखना पड़ेगा, जिससे कि वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आपका कंपोनेंट कम ही यूज हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ ही कंपोनेंट का यूज हो रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, बाहर सप्लायर से मंगा लीजिए जो उसका बेस्ट मैन्युफैक्चरर हो। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा है कि when only few unit are required, अगर कोई कंपोनेंट थोड़ा सा ही आपको चाहिए, it may be more economical to purchase them from the outside supplier, because when we need few quantity of product, a large production setup is required which is not economically। क्या बोला बच्चा, कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट का जरूरत पड़ा, अगर उसका क्वांटिटी काफी कम है तो आप उसको एकदम आंख मूंद के बाहर सप्लायर से मंगा लीजिए। जैसे अगर हम कार बना रहे हैं, तो कार बनाने में अगर हमको स्पार्क प्लग का जरूरत पड़ा, तो स्पार्क प्लग आप जान रहे हैं कि कार में एगो दोगो यूज हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए आप पूरा स्पार्क प्लग बनाने के लिए पूरा सेटअप तैयार मत कराइए, क्योंकि वो फिर बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। स्पार्क प्लग बनाने के लिए आपको उसका मशीन सेटअप करना होगा, उसमें स्पेशल तरह का स्किल पर्सन रखना होगा, जिससे कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। पता चलेगा कि 100 रुपया में स्पार्क प्लग आपको मार्केट में मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, पर आप क्या किए, खुद से सेटअप लगा लिए और उसका जो मशीन है वो लाखों करोड़ों रुपया में आ रहा है। तो वहां पर कहीं भी स्मार्ट ये डिसीजन नहीं होता है। तो यही चीज बताना चाह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहा है उसका संख्या अगर काफी कम है, तो उसको कभी भी आप क्या करिए, मैन्युफैक्चर ना करके वैसे इंडस्ट्री से परचेज कर लीजिए जो उसका स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन करता हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे इकोनॉमिक एडवांटेज, मतलब कॉस्ट कंसिडरेशन। क्या कह रहा है, अब आपको यह भी देखना है कि हमको क्या करना है, कंपेयरिंग कर लेना है कि जिसमें हमको कम पैसा लगेगा आप वही काम कीजिए। अब जहां पर पैसा का लेन देन का बात हो, पैसा का डिफरेंस आपको दिखे, वहां पर आप डिसीजन बड़ा स्मार्टली लेना है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट लग रहा है, उस कंपोनेंट का प्राइस आप चेक कर लीजिए कि हम अगर बेस्ट सप्लायर से उसको खरीदते हैं तो उसका क्या प्राइस है, और अपने इंडस्ट्रीज के अंदर उसको बनाते हैं तो कितना प्राइस लगेगा। अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता है, लगभग स्लाइटली है, तो आप क्या कीजिए, उसको परचेज ही कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसको तो टायर चाहिए, और टायर बनाने वाला जो इंडिया या वर्ल्ड में जो कंपनी है वो कुछ गिना चुना बेस्ट कंपनी है। तो मान लीजिए आप जो कार बना रहे हो उसमें एक फिक्स डायमेंशन का टायर चाहिए, तो पता कर लीजिए कि एमआरएफ का जो टायर है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, और अगर हम अपने फैक्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा। जो फैक्ट्री आपको टायर बना के दे रही है उसका कॉस्ट वो एकदम फिक्स की है, डिसाइड है कि इसको 10,000 में एक आपको टायर मिलेगा, तो इसको कहते हैं नोन कॉस्ट। और अगर हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो उसमें खर्च लगेगा उसको कहेंगे अननोन कॉस्ट। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, द डिसीजन ऑफ मेक और बाय डिपेंड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन नोन कॉस्ट, ठीक है, दैट इज प्राइस चार्ज बाय द वेंडर। मतलब जो भी सप्लायर कंपनी है उस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा ले रही है उसको कहेंगे नोन कॉस्ट, और एन एस्टिमेटेड अननोन कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री, और फैक्ट्री में बनाने में हमको कितना खर्च आ सकता है उसको कह रहे हैं अननोन कॉस्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस, मान लीजिए उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जैसे अगर हम टायर सप्लायर से खरीदते हैं जो बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका दाम 10,000 है और हम अपने इंडस्ट्रीज के अंदर उस टायर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
और उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 9,500 रुपया आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 500 का आ रहा है। तो कह रहा है कि इफ द डिफरेंस, इफ देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस, मतलब अगर बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द कॉस्ट, दोनों मतलब उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में, द आइटम शुड बी परचेज। ठीक है, तो आइटम को क्या कर लेना है, परचेज कर लेना। क्यों परचेज करना है, क्योंकि जो कंपनी आपको 10,000 में टायर बना के दे रही थी और आप जो बनाए वो 9,500 में है, तो टायर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा सेटअप लगाना पड़ेगा और उसमें फिर आपको खर्चा आ जाएगा, उसमें जो वर्कर इंजीनियर काम करेगा उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो उससे कहीं स्मार्ट है कि आप उसको परचेज ही कर लीजिए। साथ ही साथ आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, एक यूनिट अलग से उसका पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, तो उससे बेहतरीन है कि आप उसको परचेज कर लीजिए। ऑल्सो कंपेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट को अगर हमको बनाना है, जैसे टायर को बनाना है, तो टायर को बनाने के लिए हमको कौन सा रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, उसको कहां से मंगवाना है, उसका कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, कहां उसको स्टोर करेंगे, जिसको हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट को, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो या सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, तो उसको रख रखाव का जो खर्च आता है उसको हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। तो ये भी कंपेयर कर लेना है कि टायर को अगर हम इंडस्ट्री से, मतलब फैक्ट्री से मंगा रहे हैं, सप्लायर से मंगा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, या हम अगर बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल को लाने में खर्च कितना लग रहा है, उसको स्टोर करने में कितना, अगर ये सबको भी कंपेयर कर लेते हैं तो वहां से हम लोग डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। बात एकदम समझ में आ गया कि बहुत सारे कॉस्ट को कंपेयर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको प्रोडक्ट को बनाना है कि परचेस करना है। चलिए नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका लाइफ कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम है और लाइफ एवरेज है तो आप क्या कीजिए, उसको परचेज ही कर लीजिए। तो कह रहा है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, अगर उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, मतलब 10-20 इतने ही है, एंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज एवरेज, और उस प्रोडक्ट का जो लाइफ भी है वो भी क्या है, एवरेज है, देन वी शुड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड रेदर देन मैन्युफैक्चर इनसाइड द फैक्ट्री। बात एकदम क्लियर हो गया कि अगर कोई आपका कार है और कार में जो कंपोनेंट आपका लग रहा है तो उस कंपोनेंट का क्वांटिटी पहले ही कम है, साथ ही साथ उसका जो लाइफ है वो लगभग एवरेज है, तो उसको ना आप बनाइए अपने फैक्ट्री के अंदर, बशर्ते आप उसको क्या कीजिए, बाहर से ही परचेस कर लीजिए। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटी कंसिडरेशन। देखिए एक बात तो क्लियर है कि अगर आप अच्छे से मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसका क्वालिटी सुपीरियर ही होगा, बाहर से आप मंगाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। तो ये देख लेना है कि अगर क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है तो आप क्या कीजिए, बाहर से ही मंगा लीजिए। पर अगर क्वालिटी का बहुत ज्यादा वहां पर कंसिडरेशन है, वहां पर ध्यान देना है, तो फिर आप उसको मैन्युफैक्चर कीजिए। तो क्या कह रहा है कि कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द परचेज आइटम, जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं उसका क्वालिटी देख लीजिए, एंड द क्वालिटी दैट द कंपनी कुड हैव अचीव, और जो कंपनी उसको बना सकती है उसका क्या क्वालिटी है। व्हेन द कंपनी मेड इट्स ऑन, if there is no much variation in quality then either we can make or buy the product। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो खरीद सकते हैं, नहीं तो बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई स्वतंत्र है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। पर अगर क्वालिटी कंसिडरेशन है, इसका मतलब है कि जो बाहर से प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं उसका क्वालिटी उतना सुपीरियर नहीं है जितना आप चाहते थे, तो फिर आप फाइनली क्या करेंगे, उसको खुद के फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करिएगा। एकदम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिग्री ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइजेशन। अब कह रहा है कि फॉर द प्रोडक्ट विच आर हाईली स्टैंडर्डाइज एंड फॉर्म स्पेशलिटी ऑफ सम इंडस्ट्री, जैसे कोई कंपनी स्क्रू बनाती है, नट बनाती है, बोल्ट बनाती है, वाशर बनाती है, बॉल बियरिंग बनाती है, देन वी शुड परचेज देम। क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी एकदम स्पेशलिस्ट है और उसका जो बनाने का टेक्निक है वो भी एकदम स्पेशलाइज्ड है, तो क्या कह रहा है कि वैसे कंपनी से आप वो कंपोनेंट खरीद ही लीजिए, ना कि आप उसको बनाइए। जैसे बॉल बियरिंग बनाने वाली कोई कंपनी है और वो एकदम एक्सपर्ट है बॉल बियरिंग का, तो
तो आप उससे खरीद लीजिए, क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है ना वो कम होता है, तो उस जगह आप उसको क्या कीजिए, खरीद ही लीजिए। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि फॉर द प्रोडक्ट विच आर हाईली स्टैंडर्डाइज, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई कंपोनेंट है वो एकदम हाईली स्टैंडर्डाइज है, एंड फॉर्म स्पेशलिटी ऑफ सम इंडस्ट्रीज, और किसी इंडस्ट्रीज का वो प्रोडक्ट एकदम स्पेशल है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको वहां से परचेज ही कर लीजिए, ना कि अपने यहां पर मैन्युफैक्चर कीजिए। बात एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डिग्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे, डिग्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन। जैसे जो एमआरएफ टायर बनाने वाली कंपनी है, उसका जिस दिन स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जब वो स्थापित हुआ था, वो उसी दिन से और आज तक में वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, टायर बना रही है। इसका मतलब कि वो टायर बनाने में स्पेशलिस्ट हो गई है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम ही लोग कोचिंग में पढ़ा रहे, हम ही लोग कॉलेज में पढ़ा रहे, तो हम अगर 10-11 साल से पढ़ा रहे तो हम उस पेपर का स्पेशलिस्ट हो गए, और जो नया अभी आया है उसको तो वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो वही चीज बताना चाह रहा है कि जो कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कंपोनेंट को बनाने के लिए एकदम स्पेशलिस्ट है, तो आप क्या कीजिए, उससे ही प्रोडक्ट को ले लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर्टेन प्रोसेस रिक्वायर कॉस्टली रिसर्च, मतलब बहुत सारा जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी जो है मेडिसिन बना रही, तो उस मेडिसिन को बनाने से पहले वो कितना रिसर्च की होगी। बात समझ में आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, उस मेडिसिन को उस कंपनी से ही परचेस कर लीजिए, क्योंकि वो जो मेडिसिन बनाया होगा वो काफी रिसर्च करके बनाया होगा। उसी तरह जो टायर कंपनी है वो काफी रिसर्च करके वो टायर का मैन्युफैक्चर करती है, कि इसमें एयर का कैसा प्रेशर को झेलने का क्षमता रहेगा, किस तरह का मटेरियल रहेगा, उसका डिजाइनिंग किस तरह से रहेगा, ये सब कुछ वो कंपनी पहले से ही रिसर्च करके फाइंड आउट की है। पर अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे तो आपके पास उतना नॉलेज नहीं है रिसर्च का, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि सर्टेन प्रोसेस रिक्वायर कॉस्टली रिसर्च एंड मेनी ईयर टू डेवलप, और उसको काफी साल लग गए उसको डेवलप करने में। इन एडिशन एक्सपेंसिव प्लांट एंड इक्विपमेंट आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज आइटम बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, तो आपको एक्सपेंसिव प्लांट बनाना होगा। हो सकता है उसमें रोबोटिक सिस्टम लगाना पड़े, पूरा सेटअप करना पड़े, एकदम हाई लेवल का या हाई कॉस्ट का मशीन का सेटअप करना पड़े। ठीक है, सच पार्ट शुड बी परचेज फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। तो आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, जो उस प्रोडक्ट का स्पेशलाइज्ड कंपनी है उसी से आप उसको क्या कीजिए, परचेस कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बाय टायर फ्रॉम द रबर इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल कंपनी होता है, जितना भी ऑटोमोबाइल कंपनी होता है, वो क्या किए हैं, अलग अलग टायर इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट टायर को खरीद लेते हैं, क्योंकि पता है उस ऑटोमोबाइल कंपनी को कि जो टायर बना रही है वो अपने यहां उस टायर को बनाने से पहले कितना रिसर्च की होगी, और उसमें जो जो बनाने का उसका जो मशीन लगा हुआ, जो सेटअप है, वो काफी कॉस्टली है। तो वो कंपनी, मतलब जो ऑटोमोबाइल कंपनी, वो क्या करती है, डायरेक्ट टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी से वो परचेस कर लेते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट बना रही है उससे डायरेक्ट वो परचेस कर ले, जो पिस्टन बना रही है उससे वो डायरेक्ट परचेस कर ले है, स्पार्क प्लग बना रही है उससे डायरेक्ट वो परचेस कर ले। बात एकदम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इमरजेंसी। अब ये भी देखना है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट अपने यहां बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट हमको बाहर से खरीद लेना है। तो मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में बहुत सारा कंपोनेंट का जरूरत पड़ा। अगर आप देखेंगे कि वो कंपोनेंट का शॉर्टेज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से अगर अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको बाहर आउटसाइडर से ही क्या कीजिए, मंगा लीजिए। तो अगर इमरजेंसी का कंडीशन होगा तो उसको मैन्युफैक्चर करने के जगह आप क्या कीजिए, मंगा लीजिए। जैसे आपके यहां अगर कोई गेस्ट लोग आते हैं तो आप देखते हैं कि उन गेस्ट को अगर बहुत जल्दी ही निकलना रहता है या अगर आए हुए हैं, तो आप वहां पर नया कुछ किचन में बनाने से ज्यादा आप प्रिफरेंसेस देते हैं कि मार्केट से, होटल से, रेस्टोरेंट से कुछ आइटम परचेस करके उनको सर्व किया जाए। तो यही चीज बता रहा है
कि अगर इमरजेंसी का कंडीशन रहता है तो आप उसको मैन्युफैक्चर ना करके फटाक आप क्या कीजिए, बाहर से ही ले लीजिए। तो यही चीज बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सम पार्ट मे बी अर्जेंटली रिक्वायर्ड, देन वी शुड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड रेदर देन मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री। एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। क्या कह रहा है कि सीजनल वेरिएशन इज डिमांड आर कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रीज। एग्जांपल, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फैन, रेफ्रिजरेटर, अम्ब्रेला, रेनकोट, स्वेटर, कूलर, etc. For such industries, at the time of peak demand, it is more economical to purchase extra capacity from other industries। देखिए, अगर मान लीजिए गर्मी का सीजन है और गर्मी का सीजन जो है उसमें कोई कंपनी फैन बना रही है, जैसे मान लीजिए आप ऊषा का एग्जांपल ले लीजिए, तूफान का एग्जांपल ले लीजिए, जो भी फैन है, बजाज का ले लीजिए। तो बजाज कंपनी एक साल में अगर मान लीजिए 1 लाख फैन बनाती है, पर समर के सीजन में हो सकता है उषा कंपनी को डिमांड मिल गया होगा कि नहीं, हमको 1,20,000 30,000 फैन चाहिए। तो वो कंपनी क्या करेगी, ब्लेड का मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, वो कंपनी क्या करेगी, क्वाइल का मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, वो क्या करेगी, डायरेक्ट दूसरे कंपनी से खरीद के फटाक असेंबल करके प्रोडक्ट को बेच देगी। तो यही चीज देखना है कि अगर सीजन में ज्यादा डिमांड आ गया, इसको कहते हैं पिक आवर। बात समझ में आ गया कि अगर पिक आवर, आपको तो पता है कि हमको साल में इतना प्रोडक्ट बनाना है, पर हो सकता है पिक आवर में क्या होता है, ज्यादा डिमांड आ जाता है, मतलब जो सीजन रहता है उसमें ज्यादा डिमांड आ जाता है। तो उस जगह क्या कीजिए, आप मटेरियल को परचेस करिए, अपने यहां असेंबल कीजिए और उसको सेल आउट करा दीजिए। क्लियर एकदम हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। अब ये देखना है कि जो आपका सप्लायर है, जो आपको कंपोनेंट दे रही है, जैसे आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट आप क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि जो आपका सप्लायर है वो भरोसेमंद है कि नहीं। अगर आपका सप्लायर भरोसेमंद है, एकदम टाइमली जिस समय आपको प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कंपोनेंट चाहिए, उस समय वो दे रही है, डिलीवर कर दे रही है, तो कोई इशू नहीं है, तब आप मत मैन्युफैक्चर कीजिए, आप वहीं से मंगाइए। पर आपका सप्लायर अगर भरोसेमंद नहीं है, अगर वो लेट से पहुंचाता है, तो आपका पूरा प्रोडक्शन जो है वो डिले हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप खुद से मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट को कर लीजिए। तो क्या कह रहा है कि इफ द सप्लायर फॉर द कंपोनेंट पार्ट आर नॉट रिलायबल, मतलब भरोसेमंद नहीं है, देन इट शुड बी मैन्युफैक्चर दिस पार्ट इन द फैक्ट्री बिकॉज इट स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन। वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्शन लाइन को बंद कर देगा, रुक जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके मदद से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कौन सा कंपोनेंट बाहर से खरीदना है और कौन सा कंपोनेंट उस प्रोडक्ट के लिए अपने इंडस्ट्रीज के अंदर, अपने फैक्ट्री के अंदर बनाना है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।